बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, नून लीग और पीपल्स पार्टी खाली मैदान में बढ़ के मार रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। बिलावल इसमें ज़्यादा नंबर ले गया और बिलावल ने एक कोशिश ये की है कि किसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में ये साबित करें कि वफाकी हुकूमत जो कुछ भी कर रही है उसमें बिलावल का कोई किरदार नहीं है। तो थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बता दूं कि दोनों आइनी तरामीम जो हुई हैं वफाक में, वो दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साथ मिलकर की हैं। बल्कि बिलावल ने कहा था कि ब्रूट मेजॉरिटी के ज़रिए से हम ये करेंगे, और फिर उन्होंने करके दिखाई भी। इसके अलावा जितने भी कवानीन पास होते हैं या बिल आते हैं वो सारे आसिफ अली जरदारी साहब उसको नोटिफाई करते हैं। उसके अलावा जितने बजट पास हुए हैं वफाक में वो सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मदद से हुए हैं। ये हुकूमत जो इस वक्त वफाक में मौजूद है, इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट मुयस्सर है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वोट ना डालती तो शहबाज शरीफ कभी भी हुकूमत ना बना पाते। तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो कुछ भी वफाक में हो रहा है उसके लिए बराबर के जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान में होने वाली जबरी गुमशुदगियों के लिए दोनों जिम्मेदार हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। पाकिस्तान में जो कुछ भी मईशत के साथ हुआ, जो कुछ भी मुआशरत के साथ हुआ, और पाकिस्तान में जो कुछ भी पाकिस्तान के साथ हुआ, उसके लिए जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन इक्वली हैं। और इन दोनों से जिम्मेदार हैं इनको लाने वाले, यानी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। अब खाली मैदान में ये बढ़के मार रहे हैं। बिलावल ने कुछ बड़े मजेदार किस्म के स्टेटमेंट दिए हैं। वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूं, आप बड़ा इंजॉय करेंगे। यानी बिलावल ये बातें कैसे कर सकते हैं। बिलावल ने एक तो ये दावा कर दिया कि आसिफ अली जरदारी ने अमरीकी बेसिस बंद करवा दी थी, यानी ये आसिफ अली जरदारी का कारनामा है। हालांकि हकायक क्या है वो जरा मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो ब्लैक वाटर्स आसिफ अली जरदारी के दौर में बदतरीन काम पाकिस्तान में कर रहे थे। रेमंड डेविस वाला इंसिडेंट आपको याद है, कैसे उसको बचाकर पाकिस्तान से निकाला गया था। आसिफ अली जरदारी थे उस वक्त पाकिस्तान में, उनकी हुकूमत थी। यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ अली जरदारी दोनों हुकूमत कर रहे थे। फिर ड्रोन हमले जो पाकिस्तान के अंदर हुए, सबसे बड़ी मिकदार में और सबसे ज्यादा तादाद में ड्रोन हमले पाकिस्तान में आसिफ अली जरदारी साहब के और नवाज शरीफ के दौर में हुए हैं। सबसे ज्यादा जरदारी साहब, उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब आते हैं। विकीलीक्स आपको याद होंगे, उसमें बहुत बड़े बड़े इंकशाफात हुए। विकीलीक्स के एक इंकशाफ के मुताबिक अगस्त 2008 में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने अपने दौरे हुकूमत में अमरीकी हुकाम के साथ मुलाकातें की और उन मुलाकातों में पाकिस्तानी सरजमीन पर अमरीकी ड्रोन हमलों की हमायत की थी। विकीलीक्स की जानिब से लीक शुदा अमरीकी सफारतखाने की दस्तावेजात के मुताबिक, ये अमरीकी सफारतकार जो हैं वो फिर अमेरिका को लिखते ना ईमेल्स, वो वहां से लीक हो गई थी और विकीलीक्स के अंदर ये सारी चीजें सामने आ गई थी। तो अमरीकी सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ड्रोन हमलों की हमायत की थी। लेकिन पीपल्स पार्टी के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने अमरीकी सफीर से मुलाकात में कहा था कि हम पब्लिकली या कौमी असम्बली में एहतजाज करेंगे, हम अवामी तौर पर ड्रोन हमले के खिलाफ मौक़िफ़ बनाएंगे, लेकिन आप इसे इग्नोर कर दीजिएगा, आप ड्रोन हमले जारी रखिएगा। यानी एहतजाज से सिर्फ हम अवाम को मुतमईन करेंगे ताकि हमारा वोट बैंक खराब ना हो। आप ड्रोन हमले करते रहे, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है, बल्कि हम उसे अप्रिशिएट करते हैं। ये जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया था और अमेरिकन दस्तावेजात के अंदर इसका इंकशाफ हुआ था, विकीलीक्स के अंदर। तो बिलावल कैसे कह सकते हैं कि जरदारी साहब एब्सोल्युटली नॉट वाले हैं। उन्होंने इमरान खान साहब का मजाक उड़ाया, कैदी नंबर 804 को 420 कहा। उन्होंने कहा जी कि एब्सोल्युटली नॉट वो कह ही नहीं सकता था अगर जरदारी ना होता तो उसामा बिन लादेन को जब पाकिस्तान में कत्ल किया गया, अमरीकी मरीन्स आए अफगानिस्तान से फ्लाई करके और पाकिस्तान के दूर दराज इलाके में एबटाबाद वो पहुंचे, और एबटाबाद में जहां पे फौज की ट्रेनिंग होती है वहां पे उन्होंने अटैक कर दिया उसामा बिन लादेन के कंपाउंड पे, और उसामा बिन लादेन को मार के उसकी लाश उठाकर ले गए। तो यूसुफ रजा गिलानी ने अमेरिका को फौरी तौर पे मुबारकबाद दी थी और ये खबर अमेरिकन मीडिया के ऊपर और हर तरफ छप भी गई थी। अब जज्बात में आकर इन्होंने, पीपल्स पार्टी ने मुबारकबाद तो दे दी, लेकिन बाद में पता चला कि अवाम तो सख्त नाराज है और पाकिस्तान की फौज इसे अपनी बेइज्जती समझ रही है। लिहाजा फिर इन्होंने मुजम्मती बयानात हल्के हल्के देना शुरू किए। लेकिन उसामा बिन लादेन के मरने पर भी जरदारी हुकूमत ने यही कहा था कि जनाब जबरदस्त हो गया। इसके अलावा जरदारी हुकूमत को वो कहते हैं जी 2013 में खत्म किया गया था, बिलावल ये कहते हैं। लेकिन 2008 में आसिफ अली जरदारी की हुकूमत बनी थी। फिर इन्होंने 18वीं तरमीम भी मिलकर पीएमएलएन के साथ और सारी सियासी जमातों के साथ मिलकर इन्होंने 18वीं तरमीम पास करवाई थी
और वो कंसेंसस था हर पॉलिटिकल पार्टी का उसके ऊपर। आजकल उसके ऊपर शब खून मारने की एस्टेब्लिशमेंट तैयारियां कर रही है। लेकिन 18वीं तरमीम पाकिस्तान के सियासतदानों का एक कारनामा है और शानदार कारनामा है। और जो जो लोग उसके अंदर शामिल थे, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और बाकी लोग, ये सारे खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। इमरान खान साहब तो उस पार्लियामेंट में थे ही नहीं, उन्होंने उस इलेक्शन का बाइकआउट किया जो उन्हें बाद में लगा कि उनका गलत फैसला था। बहरहाल 2013 में आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत को खत्म किया गया। बिलावल ने यह दावा किया नहीं, ये कैसे हो सकता है। जरदारी साहब की हुकूमत आती है 2008 में, 2013 में हुकूमत खत्म हो जाती है और एक नया इलेक्शन होता है 5 साल पूरा करने के बाद। उस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को शिकस्त हो जाती है। लेकिन बिलावल बज़िद है कि नहीं हमारी हुकूमत खत्म की गई थी, तो लोगों को वहां पे वो कहानियां सुना रहे हैं। और जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास वोट बैंक था या जिनके पास नजरिया था या जिनके पास कोई नैरेटिव था जो लेकर जा सकते थे पब्लिक के अंदर, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, उसको अमली तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से बाहर कर दिया गया। मैंने आपको पहले भी 1 दर्जन मरतबा कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में कठपुतली हुकूमत के अलावा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कोई और हुकूमत बर्दाश्त नहीं करेगी। लेवल प्लेइंग फील्ड अगर देते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो वो सफाया कर देती बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का। ये हकीकत एस्टेब्लिशमेंट जानती है, इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोका गया। एक बात आप मेरी अपने जहन में रखें, लोग आपको कहेंगे एस्टेब्लिशमेंट बहुत गुस्से में है, ये 9 मई की वजह से नहीं जाने दे रहे, ये जनाब पीटीआई वाले माफी नहीं मांग रहे इसलिए हो रहा है, या जनाब ये फलानी वजह है। कोई वजह नहीं है। अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत खत्म हो जाए या एस्टेब्लिशमेंट को इस बात का यकीन हो जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट लेने की अहलियत नहीं रखती, तो तहरीक इंसाफ के ऊपर से सारी पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। ये इतनी बदनामी सिर्फ इसलिए लेते हैं कि इनको इस बात का पता है कि इनको मैदान में छोड़ेंगे ये जीत जाएंगे। इतनी बदनामी लेने की जरूरत नहीं है। अगर पीटीआई इलेक्शन हार रही हो तो उसको इलेक्शन लड़ने देंगे, क्यों नहीं लड़ने देंगे। वो इलेक्शन सिर्फ इसलिए नहीं लड़ने दे रहे कि उनको आइडिया है कि ये इलेक्शन जीतने की पोजीशन में। अब उनको निकालने के बाद आप अपने बंदे खड़े करें, जो मर्जी करें। देखिए, हुकूमत इतनी डरी हुई है कि इन्होंने अपना बजट आगे कर दिया। ये जो बजट पेश किया जाना था, ये इस इलेक्शन से पहले पेश होना था, जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है असूली तौर पे। लेकिन इसको गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के बाद तक के लिए मुअख्खर कर दिया गया। वजह यह है कि बजट के अंदर जो अवाम की दुर्गत बनने जा रही है, जो ये अवाम के साथ धोखा करने जा रहे हैं पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन मिलकर, अगर ये बजट पास होने के बाद आते और आकर गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन लड़ते तो इनकी अवाम ने वहां पे दुर्गत बना देनी थी, क्योंकि इन्होंने अवाम की दुर्गत बनाई हुई थी। तो अवाम की गत बनाने जा रहे हैं ये लोग। जो इन्होंने आज तक अवाम के साथ किया, उनका खून नचोड़ने जा रहे हैं बजट में। तो उस बजट के बाद ये अवाम को शक्ल दिखाने के काबिल ना रहते, लिहाजा इन्होंने पहले गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन लड़ना है, वहां पे वोटिंग करवानी है और उसके 2 या 3 दिन के बाद आकर इन सब ने बैठकर टाई पैंट कोट पहन के वोट डालना है और अवाम के हक पे डाका डालते हुए एक और जालिमाना बजट आईएमएफ के कहने के ऊपर इन्होंने मंजूर करवा देना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सिर्फ बैरिस्टर घोर को इजाजत मिली है ये इलेक्शन लड़ने की, और उसके पीछे रीजन मैं आपको बता देता हूं, ताकि ये इलेक्शन बाद में लेजिटिमाइज कर दिया जाए, यानी इस इलेक्शन को जवाब दे दिया जाए। बैरिस्टर घोर आप जानते हैं, उनसे आसिम मुनीर साहब भी खुश हैं, उनसे इमरान खान साहब भी खुश हैं, उनसे सारे ही खुश रहते हैं, वो किसी को नाराज करते ही नहीं, अच्छे आदमी हैं बहुत। तो बैरिस्टर घोर जो है वो इस इलेक्शन को कानूनी जवाब फराहम कर देंगे। ये भी गए हैं वहां पे कंपेन करने के लिए, और वो पब्लिकली इतने पॉपुलर आदमी तो है नहीं, लेकिन जैसे भी मार धाड़ बेचारे कर रहे हैं और जितनी उनको इजाजत मिलती है उतनी भाग दौड़ वो कर भी लेते हैं। और वहां पे जिस किस्म का माहौल है उसमें इलेक्शन जीतने के तो इम्कानात बनने नहीं दे रही हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट। और अगर कहीं आवाम वहां पे डट गई और खड़ी हो गई तो फिर इलेक्शन वाले दिन के बाद बैरिस्टर घोर जैसे लोग काम आएंगे कि ठीक है जी ये इलेक्शन हो गया और ये मामलात को ठंडा कर देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो एस्टेब्लिशमेंट के भी करीब होते हैं और अवाम के भी करीब अपने आप को रखते हैं। तो जैसे ही अवाम का गुस्सा बढ़ता है तो वो अवाम के साथ खड़े हो जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन को डिफ्यूज कर देते हैं। ये किरदार आप देखेंगे आज से थोड़े दिन के बाद, जब गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन चोरी कर लिया जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे कि बड़े तरीके से इन सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे इमरान खान की कैद तन्हाई को नॉर्मलाइज किया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे इमरान खान साहब की एक आंख ज़ाया होने के मामले को नॉर्मलाइज किया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कत्लेआम को नॉर्मलाइज किया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान में गैर आईनी गैर कानूनी तमाम कामों को नॉर्मलाइज किया गया। आईनी अदालत, आईनी तरमीम के नतीजे में बनने वाला सारा सिस्टम, हर चीज़ को नॉर्मलाइज किया गया ना, वरना ये तो हुकूमत ही जाली है।
इस हुकूमत को अभी तक नॉर्मलाइज नहीं होना चाहिए था, लेकिन बड़े रफ्ता रफ्ता ये सारी चीजें की गई हैं। तो इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक इलेक्शन होगा और बाद में उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाएगी। अब डिपेंड करता है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पर कि वो कितना डट कर खड़े होते हैं और किस तरीके से वो अपना हक छीनने की कोशिश करते हैं। वहां के नौजवानों पर डिपेंड करता है। अगर वो खड़े हो जाएंगे तो वो बच जाएंगे, वरना उनकी हालत भी पंजाब वालों जैसी होगी, पाकिस्तान वालों जैसी होगी। जो बाकी लोगों के साथ हो रहा है उनके साथ भी वही हो जाएगा। सुहेल अफरीदी साहब की हुकूमत गिराने के हवाले से ना कुछ इंकशाफात मजीद सामने आए। रिजवान गलजी साहब हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर एक पूरा एक प्रोग्राम किया है और उनके साथ जो है वो एक और सहाफ़ी भी मौजूद थे, हमारे दोस्त। तो इन दोनों ने जो बातचीत की है ज़राए से कमोबेश यही चीज़ें मुझे भी पता चली है। वो बात ठीक है कि अली अमीन गंडापुर साहब ये चाहते हैं कि वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दोबारा बन जाएं। सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी शहजाद अकबर साहब ने। उन्हें किसी सोर्स ने बता दिया था कि चक शहजाद में राणा सनाउल्लाह की, अली अमीन गंडापुर की, शेर अफजल मरवत की और चंद लोगों की मीटिंग हुई है और कोई कार्रवाई डलने वाली है। फिर शेर अफजल मरवत साहब आईनी अदालत में चले जाते हैं कि इमरान खान एक नाअहल शख्स है और सजा याफ्ता है, लिहाजा उसके कहने के ऊपर वज़ीर आला तब्दील नहीं हो सकता। ये कानूनी जवाब दिया जाता है। अली अमीन गंडापुर साहब अपनी पावर शो करना शुरू कर देते हैं। फिर मीडिया में खबरें चलना शुरू हो जाती हैं कि जनाब 30 बंदे टूट गए तो 25 बंदे टूट गए। जो हकीकी ग्राउंड पे सूरत हाल है वो है तो यानी लोग नाराज हैं, सुहेल अफरीदी से लोग नाराज हैं। लेकिन क्या वो इमरान खान के फैसले के खिलाफ जा सकते हैं? तो मेरा नहीं ख्याल के जा सकते हैं। यहां पे कोई कानूनी जवाब बनाना पड़ेगा इन लोगों को अगर इस्तेमाल करना है तो। लोग नाराज जरूर हैं और इतनी बड़ी तादाद में नहीं है जितना बताया जाता है कि 30 नाराज हो गए या 40 नाराज हो गए। नहीं, हुकूमत कहती है कि 72-75 लोग उनसे आकर मिले, जबकि 92 टोटल तादाद है। और उसमें तो वो बताते हैं कि कुछ हज करने गए हुए हैं, कुछ पाकिस्तान से बाहर गए हुए हैं, कुछ शादियों वगैरह में मसरूफ हैं। तो लोग अलग अलग जगहों पे, गिलगित बल्तिस्तान में भी 2-4 लोग गए हुए हैं। तो वो ये कहते हैं जनाब हमारे नंबर पूरे हैं। हाँ, नाराज लोग जो हैं, जो हुकूमत खुद क्लेम करती है, वो कहती है 3-4 लोग ऐसे हैं जो नाराज हैं। लेकिन मैंने वहां पे जो मकामी सहाफियों से मैंने जब पूछा तो उन्होंने कहा जी कि 10 के करीब ऐसे लोग हैं जो हकीकतन सुहेल अफरीदी से नाराज हैं और उनकी नाराजगी की माकूल वजूहात भी हैं और वो ये वजूहात इमरान खान के सामने भी फ्यूचर में रख सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी तादाद नहीं है। अब ये जो दावा किया रिजवान गलजी साहब ने, उन्होंने कहा जी कि एक्चुअली ये जो खबरें चलाई जा रही हैं ना कि 30 बंदे हैं तो 25 बंदे हैं तो 27 बंदे हैं, ये खबरें सिर्फ इसलिए चलाई जा रही हैं ताकि एस्टेब्लिशमेंट थोड़ा सा तेज़ हो जाए और आईनी अदालत से सुहेल अफरीदी के खिलाफ फैसला करवा ले। अगर वो फैसला उनके खिलाफ आ जाता है तो फिर दोबारा चॉइस अली अमीन गंडापुर साहब समझते हैं कि वो होंगे। लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात के बगैर फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कैसे बनेगी? ये सुहेल अफरीदी साहब को अगर ऐसे निकाल दिया गया तो वो पब्लिक में मकबूल भी हो जाएंगे। सुहेल अफरीदी साहब से गलती ये हुई कि उन्होंने अपना मौका काफी हद तक जाया किया। वो नौजवानों को इकट्ठा कर सकते थे। ये साजिशें उनको इसलिए इनका सामना करना पड़ रहा है कि जिस काम के लिए उन्हें इमरान खान साहब लाए थे वो काम शुरू नहीं कर पाए। हालांकि उनकी नीयत पे शक नहीं किया जा सकता, वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो असल बात है, जो मुराद सईद ने भी कही, जो और बहुत सारे लोगों ने कही, कि नौजवानों को इकट्ठा करके एक बड़ी तहरीक चलाई जाए और नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाया जाए जहां से इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पूरा जोर लगाया जाए, जिसे इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट का नाम दिया था। लेकिन आप देखेंगे वो मामला कहीं नजर ही नहीं आता। तो यहां पे सुहेल अफरीदी से गलती हुई और उसका खमियाजा उन्हें जगह जगह भुगतना भी पड़ता है। नादरीन, ईरान ने और अमेरिका ने एक दूसरे के ऊपर मिसाइल दाग दिए हैं और ये ताज़ा कार्रवाइयां हुई हैं। इन कार्रवाइयों के नतीजे में आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फिर बढ़ गई हैं और पाकिस्तान के अंदर आपको पता है बहाना ही चाहिए होता है कीमतें बढ़ाने के लिए। ये अभी फिर कीमतें बढ़ा देंगे। आलमी मंडी में 10 रुपये बढ़ती है तो ये यहाँ पे 100 रुपये बढ़ा देते हैं। ऐसी ही वारदात पाकिस्तान में हमेशा डालते हैं। अब हुआ यह है कि ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई की वो उसको जवाब फराहम कर रहे हैं। यानी अब्बास अरागची ने जो बात की, देखिए ईरान का रवैया बहुत सख्त हुआ गुज़िश्ता 2-3 दिनों में। एक, उन्होंने कहा कि हम जलजले जैसा जवाब देंगे, बहुत खौफनाक। ईरान के पास ऐसा क्या आ गया है या ऐसी कौन सी चीज उनके हाथ लग गई है कि अब वो बहुत खुलकर मैदान में आ गए हैं और वो दिलचस्पी नहीं दिखा रहे ज्यादा मुज़ाकरात के अंदर। जबकि अमेरिका मुझे बैकफुट पे दिखाई दे रहा है। यानी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जब यह बताया गया कि कुवैत के ऊपर, बहरीन के ऊपर, इराक के ऊपर अमेरिकी बेसिस के ऊपर ईरान ने अटैक किया, मिसाइल और ड्रोन मारे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी हमने भी उनको बहुत मारा, इस किस्म का जवाब दिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि मैं इसको कोई इतना बड़ा वो नहीं समझता मामला। देखिए, जब अमेरिका ने लड़ाई करनी हो ना तो अमेरिका एक पटाखे को भी बहुत बड़ा मसला बना सकता है। लेकिन जब उन्होंने लड़ाई नहीं करनी तो फिर उन्हें बहुत
मिसाइल और जो ड्रोन्स हैं वो भी उनको छोटी चीज़ लगते हैं, वो बड़ी बड़ी सूरत हाल को पी जाते हैं। तो इस वक्त अमेरिकन बैकफुट में हैं, वो एक मुआहदा करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप रोजाना की बुनियाद पर ये बात भी करते हैं, लेकिन हो सकता है कि अमेरिका बगैर किसी मुआहदे के चीज़ों को लटका के आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को जो फेस सेविंग चाहिए वो वाली फेस सेविंग तो ईरान फिलहाल नहीं दे रहा। लेकिन ईरान ने जो अटैक किया, कुवैत में एक शख्स के जाँ बहक होने की इतला है, जबकि 63 लोग जख्मी हुए हैं। कुवैत ने यह बताया, उनकी जो फोर्सेज हैं, कि 13 बैलिस्टिक मिसाइल और 17 ड्रोन हम पर मारे गए। इनमें से अक्सर को हवा में तबाह कर दिया। बहरीन में भी इसी तरह की चीजें रिपोर्ट हुई हैं और इराक में भी ऐसी ही चीजें रिपोर्ट हुई हैं। ईरानी फोर्सेज के मुताबिक ये जो नुकसान हुआ है, ये अमेरिकन पैट्रियट जो मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर कोई खराबी आई है, जिसकी वजह से यह नुकसान हुआ है। अच्छा, इसमें कुछ वीडियोज भी जारी की गई थी, कुछ दावा किया गया गुज़िश्ता रात कि अमरीकी इंटरसेप्टर जो है, जो ईरानी मिसाइलों को निशाना बनाने के लिए उड़ रहे थे, उनमें से कोई फट गया है या उसमें कोई नुकसान हुआ उसकी वजह से। अब ईरान दावा कर रहा है कि यह वो वजह है कि यहां सिविलियन का नुकसान हुआ, हमने नहीं किया। जबकि कुवैत ने फौरी तौर पे ईरानी सफीर को ईरान से, अपने मुल्क से निकलने के लिए कहा है और कुवैत उसके ऊपर सख्त रद्द-ए-अमल दे रहा है। सऊदी अरब ने इसकी मजम्मत की है और कई जगहों से इसकी मजम्मत आई है। बहरहाल जो इराकची है वो ये कह रहे हैं जी हमने तो हमला अपने दिफा में किया है और इन मुकामात पर हमले कर रहे हैं जहां से अमेरिका को जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों और शिपिंग पर हमलों की इजाजत मिली हुई है। यानी ईरान कहता है ये हमारे जवाबी हमले हैं, जिस जगह से हमारे ऊपर हमले होते हैं हम वापस वहीं पे अटैक करते हैं। अब ये इस हमले के बाद जो है वो सूरत हाल दोबारा से कशीदा हो गई है और आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। ईरान ने एक और धमकी लगाई है और ये बड़ी खतरनाक बात है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, ईरान बहुत खुलकर आ गया गुज़िश्ता चंद दिनों में। अभी ईरान ने कहा कि अगर बैरूत के ऊपर इसराइल हमला करता है या बैरूत को इसराइल ने निशाना बनाया तो हम बराह रास्त इसराइल के ऊपर अटैक कर देंगे, ये ईरान ने कहा। इससे पहले ईरान ये कहता रहा है कि अगर हमारे ऊपर हमला किया गया तो हम जवाब देंगे, अगर हमारी इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुंचाया गया या हमारी कीमती जगहों को तबाह किया गया, एनर्जी के जो हमारे प्लांट्स हैं उनको निशाना बनाया गया, तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब वो ये कह रहा है कि अगर बैरूत पे भी हमला होता है लबनान में, तो ईरान अपने मिसाइलों और ड्रोन्स के साथ इसराइल पे हमला कर देगा। ये ईरान का एक ताज़ा स्टेटमेंट है जिसने खलबली मचा दी है। अब देखते हैं कि इसराइल अपने हमले रोकता है, क्योंकि अमेरिका ने इसराइल और लबनान के बीच में एक जंगबंदी करवाई है और इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह भी इस बात पे मान गए हैं कि वो अब इसराइल के ऊपर फायरिंग, शेलिंग या बमबारी नहीं करेंगे और इसराइल भी उनके ऊपर किसी किस्म का हमला नहीं करेगा। लेकिन जो नेतन्याहू का स्टेटमेंट होता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। बल्कि इसराइल ने तो यह भी स्टेटमेंट दिया है कि हम डोनाल्ड ट्रंप का सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, हम ईरान पर हमले के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। तो अमेरिका चाहता है सुलह, ईरान जो है वो थोड़ा सा अग्रेसिव मोड में है और इसराइल को सुलह सूट नहीं करती। अरब ममालिक अजीब एक मखमसे में फंस गए हैं, ना उनका कारोबार चल रहा है, ना उनकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो खुल रही है, ना वो अपना कारोबार कर पा रहे हैं, ना वो सुख का सांस ले पा रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो कहां फंस गए अमेरिका और ईरान के बीच में, और उस जंग का कोई नतीजा भी नहीं निकल रहा। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।